हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्प्ले सेटिंग्स। डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम जब कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो कंपनी क्रिएट करने के बाद मैं चाहती हूँ कि अपनी कंपनी के एक बैकग्राउंड इमेज सेट कर दूँ या कंपनी का एक लोगो सेट कर दूँ। ठीक है, तो अगर मुझे कोई बैकग्राउंड सेट करना है तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ, या कोई कंपनी का लोगो, जैसे मेरी कंपनी है रिलायंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, तो मैं उसका लोगो सेट कर सकती हूँ ना, तो वो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। जैसे मैंने कहा मुझे कंपनी की बैकग्राउंड इमेज, और ये जो बैकग्राउंड इमेज है ये कंपनी वाइज होती है, बिजी की तरफ नहीं होती कि जैसे मैंने एक बार कर दिया तो सारी कंपनीज में हो जाएगा, कंपनी वाइज होगा। मैंने एक कंपनी में करा है तो वो इमेज एक कंपनी में ही आएगी। मैंने कहा हाँ मुझे कंपनी का बैकग्राउंड इमेज मेंटेन करनी है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इमेज का पाथ देना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैं इसका बैकग्राउंड सेट कर सकती हूँ। मैंने कहा मुझे ये पूरे में नहीं चाहिए, मैं फिर से फीचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर जाकर स्टेप्स आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर जाना है तो मुझे क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे कहीं डिस्प्ले सेटिंग्स नज़र आ रहा था, आपको प्रॉपर स्टेप्स पता होने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाना है, देन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डिस्प्ले सेटिंग्स। अब मैं डिस्प्ले सेटिंग्स पे गई, मैंने कहा कि नहीं मुझे स्क्रीन पे फिट नहीं करनी, मुझे यहाँ पे कुछ इंचेस डिफाइन करने कि टॉप से इतना, लेफ़्ट से इतना हो। मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे टॉप और लेफ़्ट से इतना मार्जिन छूट के यहाँ पे आ जाए, तो टॉप और लेफ़्ट से 2-2 इंचेस का मार्जिन छूट गया। अब मैंने कहा कि मुझे लोगो भी सेट करना है, मैंने कहा फिट टू स्क्रीन ज़्यादा बेटर था, और मुझे साथ में लोगो भी मेंटेन करना है। अब लोगो ऑब्वियसली हमारी जो कंपनी का लोगो होगा हम वही डिफाइन करेंगे। मैं भी इसी इमेज का पाथ दे रही हूँ, जो भी लोगो होगा आप उसका पाथ दे देंगे, वो सेट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे दे दिया, ओके कर दिया, देन ओके। अब चेक करते हैं। ठीक है, सेटिंग करने के बाद मुझे दोबारा इसे ओपन करना होगा। नेक्स्ट है हमारा जर्नल। जर्नल में जैसे कि आप देख पा रहे हो कई सारे फीचर्स हैं, बट जो हाईलाइटेड है वो सिर्फ 3 है, क्योंकि बाकी सारे जो है हमारे स्टैंडर्ड वर्जन के फीचर्स हैं। बेसिक के 3 फीचर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ डिलीट एक्सपोर्टेड फाइल्स ऑन क्लोजिंग द कंपनी। जब हम कंपनी को क्लोज कर रहे हैं तो जितनी फाइल्स हमने एक्सपोर्ट करी है तो क्या वो डिलीट हो जाए, ये क्या ऑप्शन क्या है इससे। जैसे कि मैंने एक सेल का रजिस्टर बन गया, मैंने सेल रजिस्टर को एक्सपोर्ट कर दिया एक्सेल में या पीडीएफ में, किसी भी फॉर्मेट के अंदर मैंने उसे एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, एक्सपोर्ट करने पर वो, लेट्स से हम चेक करते हैं, मैंने कहा डिलीट एक्सपोर्टेड फाइल ऑन क्लोजिंग द कंपनी,
आई सेट आस्क बिफोर डिलीशन। जितनी फाइल्स मैंने एक्सपोर्ट करी है, एक्सपोर्ट करने के बाद जब मैं कंपनी क्लोज करूं तो वो मेरे डेटाबेस में शो ना हो, वो वहां से डिलीट हो जाए। तो ये कब होता है? मेरी सेल के वाउचर्स की लिस्ट है, मैंने इसे ओपन कर दिया। ठीक है, अब मैंने इस पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करा, किसी भी फाइल को मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ, मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक करा तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या पाथ आ रहा है, डी ड्राइव के अंदर डेटा फोल्डर, डेटा फोल्डर के अंदर COMP 0003 के अंदर लिस्ट ऑफ सेल वाउचर। ठीक है, ये पाथ मेरा जो आ रहा है, अगर आपने इस पाथ को चेंज कर दिया तो वो ऑप्शन नहीं चलेगा। ठीक है, आप ये चाहते हो कि जितनी फाइल्स ही मैंने एक्सपोर्ट करी है, जब मैं कंपनी को क्लोज करूँ तो इट मीन्स मेरा काम हो गया, मुझे डेटाबेस के अंदर नहीं रखनी है उसको ना, कि जो मैं किसी को नहीं दिखाना चाहती कि मैंने क्या फाइल्स एक्सपोर्ट करी है, किसको मैंने क्या दिया है, मुझे किसी को नहीं दिखाना और अपने डेटाबेस के अंदर भी नहीं रखनी। तो मैंने जैसे इसको एक्सपोर्ट करा, स्पेसिफाइड पाथ आ रहा है कंपनी के अंदर, अगर वो मेरी कंपनी के अंदर फाइल्स एक्सपोर्ट हो रही है तब वो मुझसे पूछे। मैंने इसे ओके कर दिया, फाइल मेरी एक्सपोर्ट हो गई। किस लोकेशन पे गई है? डी ड्राइव में डेटा फोल्डर, डेटा फोल्डर के अंदर मेरी कंपनी नंबर 33, इस कंपनी के अंदर मेरे सेल वाउचर की लिस्ट एक्सपोर्ट हो गई है। अब मैंने इसको चेक कर लिया, ठीक है, मैंने देख लिया, मेरा काम हो गया। मैंने इसको कॉपी करके जिस पार्टी को देनी थी वो मैंने उस पार्टी को दे दी। अब मेरा काम ख़त्म हो चुका है, तो मैं अपने डेटाबेस के अंदर नहीं रखना चाहती ताकि किसी को पता ना लगे कि मैंने क्या एक्सपोर्ट करा हुआ है। अब मैं बिजी में आती हूँ, मेरा काम ख़त्म। एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या उस लोकेशन पे है या नहीं है। डी ड्राइव में डेटा फोल्डर COMP 0003, यहाँ पे आप देख पा रहे हो लिस्ट ऑफ सेल वाउचर, अभी नज़र आ रही है ये फाइल। अब मैंने बिजी को बंद करा तो ये मुझसे पूछ रहा है डिलीट एक्सपोर्टेड फाइल, क्या आप उस फाइल को डिलीट करना चाहते हो अपने डेटाबेस से? तो मैंने कह दिया यस, ओके, कंपनी क्लोज। अब मैं वापस आ रही हूँ अपने डेटा के अंदर, कंपनी नंबर 3 मेरी फाइल यहाँ से चली गई है। ठीक है, अब इन द सेम मैनर मैं इस फाइल को उस लोकेशन पे एक्सपोर्ट करने की बजाय मैंने कहा कि मुझे इसे एक्सपोर्ट कहाँ पे करना है, डेस्कटॉप पर। डेटा एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली ऑन द डेस्कटॉप, क्लोज इट, क्लोज इट। अब क्या मेरे पास मैसेज आएगा? वो क्या मेरे पास मैसेज आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो मेरे डेटाबेस के अंदर है, मेरी कंपनी का कोड 3 था, उस कंपनी के अंदर वो फाइल मेरी होगी, सिर्फ तभी वो ऑप्शन पूछेगा, अदरवाइज वो ऑप्शन नहीं पूछेगा। मैं अब कंपनी को क्लोज कर रही हूँ क्योंकि वो तो मेरे डेटाबेस के अंदर है ही नहीं ना, तो उस कंपनी को क्या पता मैं जिस कंपनी को ओपन कर रही हूँ उस कंपनी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर रही हूँ कि वो मेरे डेटाबेस से हाइड हो जाए। ठीक है, अब मैं डेस्कटॉप पे जाके देख रही हूँ तो ऑब्वियस है कि ये फाइल पड़ी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये था आस्क बिफोर डिलीशन क्लोजिंग द कंपनी। कंपनी क्लोज होने से पहले वो आपसे पूछ लेगी। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं कि नेवर, नेवर इन द सेंस कि कभी भी वो डिलीट नहीं होगी और आपके डेटाबेस के अंदर बनती जाएगी वो फाइल्स। और इसमें ये है डिलीट ऑटोमेटिकली। डिलीट ऑटोमेटिकली का ऑप्शन मतलब क्या हुआ कि वो आपसे पूछेगा नहीं कि आपको उस कंपनी उस फाइल को डिलीट करना है या नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा उसको। ठीक है, तो अभी मैंने नेवर पे क्लिक कर दिया है। नेक्स्ट है डिस्प्ले थॉट ऑफ द डे। जब हम कंपनी को ओपन करते हैं ना, तो हमने बैकएंड के अंदर एक ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है कि जैसे ही आप कंपनी को ओपन करोगे तो एक थॉट ऑफ द डे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्ले थॉट ऑफ द डे मैंने नो करा हुआ है, मैंने इसे येस कर दिया।
यहाँ पे थॉट ऑफ द डे आना स्टार्ट हो गया। जब कस्टमर्स ये चाहते हैं कि भाई जब भी हम अपना काम करना स्टार्ट करें तो हमारे पास एक अच्छा थॉट ऑफ द डे होना चाहिए जिससे हमारी डे की स्टार्टिंग अच्छी हो। जैसे यहाँ पे आ गया गुड आफ्टरनून नून एंड हैव अ प्रॉस्पेरस डे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है अपडेट्स होता जाएगा। और अगर किसी पर्सन को रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको लगता है कि ये मेरा टाइम वेस्ट होने वाली बात है, तो हम इसमें थॉट ऑफ द डे को नो कर देंगे। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट सर्च इन मास्टर्स ड्रॉप डाउन लिस्ट। इंटेलिजेंट सर्च का मतलब क्या होता है कि जब हम सेल करते हैं या परचेज करते हैं या कोई भी लिस्ट को चेक करते हैं, तो लिस्ट में जैसे मैंने बनाए हुए हैं मास्टर्स ABC प्राइवेट लिमिटेड, ABCD प्राइवेट लिमिटेड, ABCDEF प्राइवेट लिमिटेड, या फिर मैंने XYZ ABC मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है। या फिर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे मेरे सैमसंग के ब्रांड्स हैं तो मैंने सब में बना रखा है सैमसंग टीवी, सैमसंग मोबाइल, सैमसंग फ्रेज। तो इस तरीके से मैंने सैमसंग और साथ में उनके प्रोडक्ट्स के नाम डिफाइन कर दिए, या फिर मैंने मॉडल्स डिफाइन कर दिए उसके साथ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पर टीवी प्रेस करा तो टीवी लिखा हुआ, टीवी जो मुझे सर्च करना है वो टीवी सर्च हो जाए। अब ऑब्वियसली मैं सैमसंग सर्च करूंगी तो सैमसंग में क्या आएगा, सैमसंग के अंदर जितनी भी सैमसंग की लिस्ट होएगी वो सारी पॉपअप हो जाएगी। बट मैं चाहती हूँ कि मैं टीवी लिखूँ तो मुझे जो चीज़ चाहिए वही लिखा हुआ आ जाए। और या फिर टीवी के भी अलग अलग ब्रांड्स हैं या अलग अलग मॉडल्स है, अलग अलग नंबर्स है उसके, तो मैं वो नंबर लिखूँ और वो ऑटोमेटिकली सर्च हो जाए। तो इंटेलिजेंट सर्च के अंदर यहाँ पे मैंने नॉट रिक्वायर्ड कर दिया तो वो इस चीज़ से सर्च नहीं करेगा। ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे कर दिया मॉडरेट और मैंने इसे कर दिया सेव, अब मैंने यहाँ पे टी प्रेस करा तो क्या आ गया, यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली वही सर्च कर दिया। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे एम प्रेस कर रही हूँ तो वो मोबाइल को सर्च करेगा। ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे सैमसंग की बात करती हूँ, मैंने यहाँ सैमसंग लिखा तो मेरे पास तीनों प्रोडक्ट हो गए। अब यहाँ सोचो कि हमारे पास सिर्फ 3 है। जब हम कस्टमर्स की बात करते हैं तो उनके पास पूरा बल्क होता है, तो उनकी इतनी सारी आइटम्स होती है, तो उनके लिए फ़िल्टर करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो वो इसके अकॉर्डिंग, जैसे सैमसंग हो गया, अब मोबाइल में भी सैमसंग मोबाइल है, सैमसंग मोबाइल के अंदर भी उसका ब्रांड का नाम और उसका कोड, इस तरीके से उन्होंने सारे कोडिंग दी हुई है, तो उसको सर्च करना बहुत टिपिकल हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे वो उस मॉडल का नंबर डिफाइन कर देंगे। ठीक है। तो ये इंटेलिजेंट सर्च का नॉट रिक्वायर्ड मैंने कर दिया अगर यहाँ पर। अब हम सर्च करते हैं। मैं यहाँ टी प्रेस कर रही हूँ तो टी से मेरी कोई आइटम इसको सर्च नहीं हो रही, वो फर्स्ट अल्फ़ाबेट से ही सर्च कर रहा है। तो जब उसको टी से कोई आइटम ही सर्च नहीं हो रही तो वो उसमें वैलिड ही नहीं होगा। ठीक है। अगर हम किसी भी ऑप्शन पे है डायरेक्टली, अगर आपको उसको यूज़ करना है तो कंट्रोल F प्रेस कर सकते हो आप। ठीक है। बट लेकिन आपको स्टेप्स रिमाइंड हो जाए ना, इसलिए मैं प्रॉपर उसी स्टेप से जा रही हूँ। यहाँ पे इंटेलिजेंट सर्च इन मास्टर ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जाकर नॉट रिक्वायर्ड का क्लियर हो गया है, मॉडरेट का क्लियर हो गया है, हाई में भी सेम है, दैट इज एडवांस फ्रॉम मॉडरेट। अब हाई की वैल्यू तब होती है जब मेरे पास बहुत सारी आइटम्स हैं। ठीक है। अब उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हो गए, जैसे सैमसंग हो गया, सैमसंग के अंदर मोबाइल हो गया, मोबाइल के अंदर उसका जैसे इसमें सैमसंग कॉर हो गया, और उसके बाद उसका मॉडल हो गया कि S1582, ऐसे कोडिंग हो गई। अब वहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स हो गए और वहाँ पे
बहुत सारी आइटम्स है जहाँ पे जो है स्पीड की वजह से वो सर्च नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे हाई का मीन्स क्या होता है, जब हमारे पास बहुत सारे आइटम्स है और स्पीडीली सर्च करने के लिए इस वाले ऑप्शन को यूज़ करते हैं। ये आपको तभी पता लगेगा जब आपके पास हाई क्वांटिटी में डेटा होगा, जब मल्टीपल आइटम्स होगी तभी आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है।